आज हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में हैं जो एक ही समय में दो बिल्कुल अलग-अलग लक्ष्य साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ ये दुनिया के उन करोड़ों लोगों के लिए डिजिटल पहचान और बैंकिंग का जरिया बनना चाहता है जिनके पास बैंक खाता नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये बड़े निवेशकों के लिए बिटकॉइन जैसा डिजिटल सोना भी बनना चाहता है। हाँ, और यही बात इसे सबसे दिलचस्प और सबसे जटिल बनाती है। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या इंटरलिंक नाम का ये प्रोजेक्ट इस दोहरी चुनौती को पार कर पाएगा? हमारे स्रोत इसके दो टोकन ITL और ITLG की 2026 से 2030 तक की कीमतों पर भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन सिर्फ नंबरों को देखने से पहले हमें इसकी बुनियाद को समझना होगा। तो चलिए इसकी तकनीक, इसके टोकन और इसके भविष्य के अनुमानों में गहराई से उतरते हैं। और ये सही अप्रोच है, क्योंकि ये सिर्फ एक और क्रिप्टो बनाने की कोशिश नहीं है। ये Web3 की एक बहुत बड़ी समस्या को हल करने का दावा कर रहा है। कौन सी समस्या? कि इंटरनेट पर असली इंसान और बॉट्स के बीच फर्क कैसे किया जाए। इसी विचार को वे ह्यूमन लेयर यानी इंसानी परत कहते हैं। ह्यूमन लेयर? हाँ, इसलिए आज हम सिर्फ कीमत नहीं बल्कि उस वादे की पड़ताल करेंगे जिस पर ये कीमतें टिकी हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये इंटरलिंक है क्या भला? ये ह्यूमन लेयर का मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो इंटरलिंक एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है जहां हर असली इंसान की एक वेरीफाइड डिजिटल पहचान हो। यह प्रूफ ऑफ पर्सनहुड के सिद्धांत पर काम करता है। एक मिनट, प्रूफ ऑफ पर्सनहुड, ये सुनने में तो काफी भारी भरकम शब्द लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। इसे ऐसे समझिए जैसे इंटरनेट के लिए एक ऐसा पहचान पत्र बनाना जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। अच्छा। आपका चेहरा ही आपका ID कार्ड है और पूरे नेटवर्क में आपके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसका सीधा मतलब है एक असली इंसान, एक अकाउंट, बस। तो इसका फायदा क्या है? मतलब हमें ऐसे डिजिटल ID कार्ड की जरूरत ही क्यों है? इसकी जरूरत है सिबिल अटैक जैसी समस्याओं को रोकने के लिए। सिबिल अटैक? हाँ, ये Web3 की दुनिया में एक बहुत आम धोखाधड़ी है जहां एक ही आदमी हजारों नकली अकाउंट बनाकर किसी सिस्टम पर, मान लीजिए वोटिंग को या रिवॉर्ड्स को, अपने हक में कर लेता है। अच्छा, समझ गया। इंटरलिंक का दावा है कि वो इस समस्या को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से हल करता है। आप ऐप डाउनलोड करते हैं, अपने चेहरे का स्कैन पूरा करते हैं और सिस्टम ये पक्का कर लेता है कि आप एक जीवित असली इंसान हैं। बस इसके बाद आपको एक एन्क्रिप्टेड डिजिटल पहचान मिल जाती है। इससे पक्का हो जाता है कि नेटवर्क पर हर बंदा असली है और कोई एक इंसान दो अकाउंट नहीं बना सकता। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो समझ में आ गई, लेकिन आप कह रही हैं कि ये उन 1.4 अरब लोगों को टारगेट कर रहा है जिनके पास बैंक खाता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दावा है ना? क्या ये असल में मुमकिन है या ये सिर्फ एक अच्छी मार्केटिंग लाइन है? देखिए, दावा तो बहुत महत्वाकांक्षी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके पीछे की सोच प्रैक्टिकल है। सोचिए, अगर आपकी पहचान सिर्फ आपके चेहरे से जुड़ी है तो आपको किसी बैंक ब्रांच या कागजात की जरूरत नहीं है। सही बात है। आप सिर्फ अपने फोन से किसी दूसरे वेरीफाइड इंसान को सीधे पैसे भेज सकते हैं। ये उन जगहों के लिए गेम चेंजर हो सकता है जहां बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। और इसके अलावा भी कोई इस्तेमाल है? हाँ, स्रोत कई और उदाहरण देते हैं, जैसे मानवीय सहायता में। वो कैसे? कोई NGO किसी आपदा वाली जगह पर सीधे वेरीफाइड लोगों के अकाउंट में मदद भेज सकती है जिससे बीच में होने वाली धोखाधड़ी खत्म हो जाए। एक और दिलचस्प इस्तेमाल ये है कि गूगल या मेटा जैसी बड़ी कंपनियां अगर AI ट्रेनिंग के लिए लोगों के फेशियल डेटा या आवाज की रिकॉर्डिंग चाहती हैं तो वे सीधे वेरीफाइड यूजर्स को उनके डेटा के लिए ITLG टोकन में भुगतान कर सकती हैं। अरे वाह, ये तो डेटा के मालिकाना हक के पूरे मॉडल को ही बदल देता है। आज तो हमारा डेटा मुफ्त में ले लिया जाता है। बिल्कुल। इस मॉडल में हम अपने बायोमेट्रिक डेटा के मालिक बन जाते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है, लेकिन इसके साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, खासकर प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर। ये इंसानी परत वाला विचार तो सच में बहुत दमदार है, लेकिन इसे चलाने के लिए नेटवर्क को ईंधन की जरूरत होगी और यहीं पर इसके टोकन आते हैं। पर मुझे ये बात थोड़ी उलझा रही है कि इनके पास एक नहीं बल्कि दो टोकन क्यों हैं? $ITL और $ITLG। ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि यही इंटरलिंक की पूरी आर्थिक रणनीति की नींव है। उन्होंने जानबूझकर दो टोकन बनाए
ताकि निवेश की सुरक्षा को नेटवर्क के रोजमर्रा के इस्तेमाल से अलग रखा जा सके। इसे थोड़ा और आसान करके समझाइए। जरूर। पहले बात करते हैं $ITLG की, यानी इंटरलिंक जेनेसिस टोकन। इसे आप कामकाजी या भागीदारी वाला टोकन समझिए। ओके। और इसका 80% हिस्सा उन आम यूजर्स के लिए रखा गया है जो नेटवर्क से जुड़कर अपनी पहचान वेरीफाई करते हैं। इन्हें ह्यूमन नोड माइनर्स कहा जाता है। ह्यूमन नोड माइनर्स? हाँ, इस टोकन का इस्तेमाल नेटवर्क पर फैसले लेने के लिए वोटिंग, जिसे डाओ वोटिंग कहते हैं, इनाम पाने और नेटवर्क के अंदर मौजूद छोटे-छोटे ऐप्स में पेमेंट करने के लिए होता है। तो मतलब ये वो टोकन है जिसे आप नेटवर्क में एक्टिव रहकर कमाते और खर्च करते हैं? बिल्कुल। तो ITLG आम यूजर्स के लिए है, लेकिन फिर ITL का क्या काम? क्या ये सिर्फ बड़े निवेशकों और वेंचर कैपिटल वालों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया एक अलग टोकन नहीं है? इससे नेटवर्क में एक तरह की अमीरी गरीबी वाली खाई बनेगी? ये एक बहुत जायज चिंता है और शायद इस मॉडल का सबसे बड़ा दाव भी है यही। ITL को रणनीतिक रिजर्व टोकन की तरह डिजाइन किया गया है। अच्छा। इसकी सप्लाई बहुत सीमित है, सिर्फ 10 अरब। ये उन बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। इसका मुख्य काम स्टेकिंग के लिए है। स्टेकिंग मतलब? स्टेकिंग का मतलब है जब निवेशक अपने टोकन को एक तरह से नेटवर्क में लॉक कर देते हैं। ऐसा करके वो नेटवर्क को सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं और बदले में उन्हें इनाम मिलता है। ओके। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए। ITL टोकन बनाया ही तब जा सकता है जब कोई अपने कमाए हुए ITLG टोकन को स्टेक करे। अच्छा। इसका मतलब ITL की सप्लाई सीधे तौर पर नेटवर्क पर मौजूद असली इंसानों की सक्रियता से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ हवा में नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, तो ये कनेक्शन है। एक स्रोत में इसकी तुलना बिटकॉइन और इथेरियम से की गई है। हाँ। कहा गया है कि ITL बिटकॉइन की तरह डिजिटल सोना यानी मूल्य का भंडार है और ITLG इथेरियम की तरह है जिसका काम नेटवर्क को चलाना है। बिल्कुल, ये समझने में तो आसान लगता है। हाँ, लेकिन क्या ये अपने साथ एक संभावित संघर्ष का बीज भी नहीं बो रहा? आपका इशारा किस तरफ है? मेरा मतलब है, क्रिप्टो की दुनिया में हम अक्सर बिटकॉइन के मूल्य का भंडार वाले समर्थकों और इथेरियम के उपयोगिता वाले डेवलपर्स के बीच एक वैचारिक लड़ाई देखते हैं। सही बात है। क्या इंटरलिंक अपने इकोसिस्टम के अंदर ही इन दो अलग-अलग सोच वाले समूहों को नहीं बना रहा? एक वो जो ITL को होल्ड करके रखना चाहेगा और दूसरा वो जो ITLG को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहेगा। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली है। यही इस प्रोजेक्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्या ये दोनों टोकन एक दूसरे को मजबूत करेंगे या फिर भविष्य में इनके समुदाय एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? ये एक ऐसा संतुलन है जिसे साधना बहुत मुश्किल होगा। प्रोजेक्ट की सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि वो इन दोनों दुनियाओं के बीच तालमेल कैसे बिठाता है। और जहां तक बड़े खिलाड़ियों की बात है, ऐसा लगता है कि वो पहले ही इस पर दांव लगा रहे हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि दिसंबर 2025 के आखिर में 7 बड़ी वैश्विक संस्थाओं ने इंटरलिंक टोकन को अपनी ट्रेजरी संपत्ति के रूप में शामिल कर लिया। हाँ, और यहाँ ट्रेजरी संपत्ति शब्द बहुत मायने रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये संस्थाएं इसे आज खरीदकर कल बेचने वाली हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि वे इसे अपनी बैलेंस शीट पर एक लंबी अवधि की रणनीतिक संपत्ति के तौर पर देख रही हैं। यह प्रोजेक्ट में गहरे विश्वास का संकेत है। और ये 2016 की पहली तिमाही में एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले टोकन की कीमत में स्थिरता लाने की एक सोची समझी रणनीति भी लगती है। इसी के साथ एक और खबर थी। दिसंबर 2025 में ही केनेथ ए टिम्बरिंग नाम के एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट को इंटरलिंक लैब्स USA का CEO बनाया गया। हाँ, ये भी शायद उसी संस्थागत विश्वास को और पक्का करने की कोशिश है। निश्चित रूप से। एक अनुभवी वित्तीय पेशेवर को लाना ये दिखाता है कि प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही नहीं बल्कि नियमों के पालन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी गंभीरता से ध्यान दे रहा है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद बहुत से लोगों को इंतजार है, कीमतें। ये टोकन कहां तक जा सकते हैं? और यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी, ये किसी भी तरह की वित्तीय सलाह नहीं है। ये सिर्फ उन स्रोतों पर आधारित अनुमान है जो हमारे पास हैं। बिल्कुल। पहले ITLG की बात करते हैं जो आम यूजर का टोकन है। कॉइन गैबर के एक विश्लेषण के मुताबिक इसकी कीमत 3 चरणों में बढ़ सकती है। ओके। पहला है अल्पकालिक, यानी लॉन्च के बाद पहले 3 महीने।
अनुमान है कि कीमत 0.0025 से 0.006 के बीच रह सकती है। इतनी कम? शुरुआत में कम लग सकती है, लेकिन यहाँ एक पेंच है। शुरुआत में कुल सप्लाई का सिर्फ 3% हिस्सा ही बाजार में उपलब्ध होगा। सिर्फ 3%? हाँ, मैं आपसे ही पूछती हूँ, जब सप्लाई इतनी कम हो और थोड़ी सी भी मांग आ जाए तो कीमत का क्या होगा? वो तो आसमान छू जाएगी। या फिर जमीन पर आ जाएगी। मतलब ये बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव और अस्थिरता का नुस्खा है। हाँ, ये तो एक रोलर कोस्टर राइड जैसा लगता है। छोटे निवेशकों के लिए ये काफी जोखिम भरा हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, और मध्यम अवधि में क्या होगा? मध्यम अवधि यानी 6 से 12 महीने में जब शुरुआती उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ेगा, तब असली चीजें मायने रखेंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट का वास्तविक उपयोग और उसकी साझेदारियां। तब कीमत 0.01 से 0.03 के दायरे में स्थिर हो सकती है। और अगर हम लंबी अवधि की बात करें, यानी 2 से 4 साल, तो ये अनुमान 0.08 से 0.15 तक का है। अच्छा। जाहिर है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने यूजर्स जुड़ते हैं, नेटवर्क से कितनी कमाई होती है और क्रिप्टो का पूरा बाजार कैसा चल रहा है। अगर एक तगड़ा बुल मार्केट आया तो कीमतें इस अनुमान को भी पार कर सकती हैं। ठीक है, ये तो हुई ITLG की बात। अब उस डिजिटल सोने यानी ITL के बारे में क्या अनुमान है? उसके यह एल्बान का एक स्रोत कुछ आंकड़े देता है। उनके यूजर्स के इनपुट के आधार पर अनुमान है कि ITL 2026 में $1.1025, 2027 में 1.157625 और 2030 तक $1.340095 तक पहुंच सकता है। ये नंबर तो ITLG की तुलना में बहुत ज्यादा लगते हैं। हाँ, और इसकी वजह वही डिजाइन है जिसकी हमने बात की थी। ITL की कमी और उसका मूल्य 5 अलग-अलग चीजों पर टिका है। कौन सी 5 चीजें? पहला, कॉर्पोरेट ट्रेजरी में रखी गई होल्डिंग्स। दूसरा, वैश्विक भुगतान के लिए इसकी जरूरत। तीसरा, बाहरी निवेशकों की मांग। चौथा, इकोसिस्टम के यूजर्स की अपनी मांग। और पांचवां, 2030 तक इसे एक सॉवरेन रिजर्व संपत्ति बनाने का लक्ष्य। वाह, ये पूरी संरचना इसे सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक स्थिर और कीमती संपत्ति बनाने के लिए डिजाइन की गई है। तो मतलब इन दोनों टोकन की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन उनके रास्ते अलग-अलग हैं। सही। और ये दोहराना जरूरी है कि ये सब सिर्फ अनुमान है। क्रिप्टो बाजार बहुत अप्रत्याशित होते हैं। बिल्कुल, किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता सिर्फ उसके व्हाइट पेपर में लिखे वादों पर नहीं, बल्कि उसके असल दुनिया में काम करने पर निर्भर करती है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो इंटरलिंक प्रूफ ऑफ पर्सनोड के एक अनोखे विचार पर बना प्रोजेक्ट है। इसका 2 टोकन वाला सिस्टम रोजमर्रा की उपयोगिता ITLG को लंबी अवधि के रणनीतिक मूल्य ITL से अलग करता है। सही है। 2026 में इसकी लिस्टिंग से पहले ही इसे बड़े संस्थागत खिलाड़ियों का समर्थन मिल चुका है और कीमतों के अनुमान विकास की क्षमता तो दिखाते हैं, लेकिन साथ ही बड़े जोखिम और अस्थिरता की चेतावनी भी देते हैं। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचने की जरूरत है। बताइए। इंटरलिंक के व्हाइट पेपर में एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है। उसमें कहा गया है कि जब 100 अरब ITLG टोकन की पूरी सप्लाई बढ़ जाएगी, तब टोकन होल्डर्स एक डाओ वोट के जरिए ये तय करेंगे कि सप्लाई को यहीं रोक दिया जाए ताकि कमी बनी रहे, या फिर और ज्यादा यूजर्स को जोड़ने के लिए सप्लाई बढ़ाई जाए। ये तो एक बहुत बड़ी दुविधा है। यही तो है। ये उस मौलिक सवाल को सामने लाता है जिसका सामना हर सफल नेटवर्क को करना पड़ता है। एक प्रोजेक्ट अपने उन शुरुआती समर्थकों को कैसे पुरस्कृत करता है जो टोकन की कमी को महत्व देते हैं, जबकि उसे बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए शायद और ज्यादा टोकन जारी करने की जरूरत पड़े। सही बात है। ये 1 अरब लोगों के लिए एक उपयोगी नेटवर्क बनने और कुछ हजार लोगों के लिए मूल्य का भंडार होने के बीच का एक बुनियादी तनाव है। इंटरलिंक का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो इस दुविधा को कैसे सुलझाता है। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। যদি আপনারা এই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হতে চান তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেয়া থাকবে। আরও বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই টেলিগ্রাফ চ্যানেলে, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে যুক্ত হবেন।